शिवनगर गांव उत्तर भारत के एक छोटे से इलाके में बसा हुआ था। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी, लेकिन किसानों की किस्मत हमेशा मौसम के भरोसे रहती थी। गांव की गलियां संकरी थीं, जहाँ मिट्टी के घरों की दीवारें दरारों से भरी हुई थीं और हर घर की छत पर सूखे घास के ढेर पड़े रहते थे। सर्दियों का मौसम यहाँ खासा कठोर होता था। हवा में ठंडी सिहरन, कोहरे की चादर और रातों में हड्डियां कंपकपाने वाली सर्दी। इसी गांव में रहता था रामलाल, एक मेहनती किसान जिसकी उम्र करीब 40 साल की थी। उसका चेहरा सूरज की तेज धूप और कड़ी मेहनत से झुलसा हुआ था, लेकिन आंखों में एक ईमानदार चमक हमेशा बनी रहती थी। रामलाल की पत्नी सुनीता थी, जो घर संभालती थी और 2 बच्चों की माँ थी। उनका बड़ा बेटा गोविंद 12 साल का स्कूल जाता था और घर के कामों में हाथ बटाता था। छोटी बेटी राधा 10 साल की खेल कूद में मगन रहती थी, लेकिन ठंड के दिनों में अक्सर बीमार पड़ जाती थी। परिवार की जिंदगी साधारण थी, खेती से मिलने वाली फसल पर निर्भर, लेकिन पिछले कुछ सालों से सूखे और बाढ़ ने उनकी कमर तोड़ दी थी। एक सर्द सुबह जब कोहरा गांव को अपनी गोद में समेटे हुए था, रामलाल अपने छोटे से घर में बैठा था। हवा में ठंड की सिहरन थी और उसके हाथ में थी चाय की प्याली। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई गोविंद दास साहब की। अरे रामलाल, सुनो, मैं आया हूँ अपने पैसे लेने। गोविंद दास ने कड़क आवाज में कहा। उनकी आवाज में वो अधिकार था जो अमीरों की होती है। रामलाल रसोई में गया और सुनीता से बोला, सुनो, साहब आए हैं। जो पैसे जमा किए थे वो लाओ, देना पड़ेगा। सुनीता रसोई में काम कर रही थी। उसने सिर उठाकर देखा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। थोड़े से ही तो पैसे हैं रामलाल, अगर ये भी दे दिए तो कंबल कहाँ से लाएंगे? माघ की सर्दी शुरू हो गई है, खेतों में रात कैसे कटेगी बिना कंबल के? गोविंद और राधा को भी ठंड लग रही है। तुम साहब से कह दो, फसल कटने पर बाकी पैसे दे देंगे। रामलाल बाहर चला गया, लेकिन उसका मन बेचैन था। वो सोचने लगा, सर्दी सिर पर है, बिना कंबल के रातें नहीं कटेंगी, लेकिन साहब बिना पैसे लिए तो जाएंगे नहीं। अगर नाराज हो गए तो और ब्याज लगा देंगे। वो वापस अंदर आया और बोला, सुनीता, पैसे लाओ, दे देते हैं। साहब मानेंगे नहीं, किसी तरह पीछा छुड़ाएं, फिर कंबल का जुगाड़ करेंगे। जुगाड़? कौन सा जुगाड़? बताओ तो जरा। दूसरा इंतजाम क्या है? साहब का कर्ज तो कभी खत्म होता ही नहीं, हर महीने आ जाते हैं और ब्याज बढ़ाते जाते हैं। मैं कहती हूँ, तुम ये खेती छोड़ क्यों नहीं देते? दिन रात मर मर के काम करो, फसल हो तो सारा कर्ज में चला जाए। ऐसी खेती से क्या फायदा? मजदूरी कर लो, कम से कम शाम को 2 रोटी तो मिलेगी बिना चिंता के। मैं पैसे नहीं दूंगी। रामलाल का दिल बैठ गया। वो जानता था कि सुनीता की बात में दम है। पिछले साल भी फसल अच्छी हुई थी, लेकिन सारा पैसा कर्ज में चला गया। गोविंद और राधा को नए कपड़े तक नहीं दिला पाए थे, लेकिन क्या करता? गांव में मजदूरी भी कम थी और खेती ही उनका पुश्तैनी काम था। तभी बाहर से गोविंद दास की आवाज गूंजी, अरे रामलाल, जल्दी कर, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। कर्ज चुकाएगा कि नहीं, या फिर मैं गांव के सरपंच से कहूं कि तेरा खेत गिरवी रखा जाए? देखा, साहब मानेंगे नहीं। लाओ पैसे, कंबल का कोई और इंतजाम कर लेंगे, शायद पड़ोसी से उधार ले ले। सुनीता ने गहरी सांस ली। उसके मन में गुस्सा था, लेकिन परिवार की चिंता ज्यादा थी। हाँ ठीक है, उसने नाराजगी भरे स्वर में कहा और एक पुराने संदूक से पैसे निकालकर रामलाल को थमा दिए। ये पैसे जो उन्होंने कंबल के लिए बचाए थे, राधा की दवा के पैसे काटकर, गोविंद की किताबें ना खरीद कर। न जाने ये साहब से कब पीछा छूटेगा। तुम अपनी खेती छोड़ दो, मजदूरी में कम से कम 2 रोटी तो मिलेगी। इस कर्ज की गुलामी से तो मुक्ति मिले। अच्छी खेती है, मेहनत करके लाओ, वो भी सब कर्ज में झोंक दो। रामलाल ने पैसे लिए और बाहर चला गया। साहब जी, ये लीजिए, अभी मेरे पास बस इतने ही है। गोविंद दास ने पैसे गिने और भौहें चढ़ाईं। ये क्या रामलाल, ये तो आधे भी नहीं है, मुझे पूरे पैसे चाहिए।
क्या सोचा है मैं मुफ्त में कर्ज देता हूँ? साहब जी, फसल कटने के बाद बाकी दे दूंगा, अभी मेरे पास यही है। रामलाल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में विनती थी, लेकिन गोविंददास का दिल पत्थर का था। ठीक है, फसल कटने के बाद आऊंगा और तब मुझे पूरे पैसे चाहिए, वरना तेरा भला नहीं होगा, समझा? इतना कहकर गोविंददास वहाँ से चले गए। रामलाल ने गहरी सांस ली और बुदबुदाया। कम से कम अभी तो पीछा छूटा, लेकिन अब कंबल का क्या होगा? ठंड बढ़ती जा रही है। रामलाल का परिवार गरीब था, खेती ही उनका एकमात्र सहारा थी। उसने खेती के लिए गोविंददास से कर्ज लिया था, लेकिन साहब ने इतना भारी ब्याज लगाया कि कर्ज की रकम 4 गुना हो गई थी। इसे चुकाने में रामलाल की कमर टूट रही थी। गांव में और भी कई किसान गोविंददास के कर्ज के जाल में फंसे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता था। सरपंच भी साहब से डरता था। रामलाल ने सोचा, कभी तो ये कर्ज खत्म होगा, लेकिन ठंड के इस मौसम में परिवार को कैसे बचाऊं? जैसे जैसे दिन गुजरते गए, शिवनगर में ठंड का कहर बढ़ता जा रहा था। माघ की सर्दी ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। सुबह सुबह कोहरा इतना घना होता कि सूरज की पहली किरण भी मुश्किल से दिखती। लोग घरों में दुबके रहते और खेतों में काम करना दूभर हो गया था। रामलाल रोज सुबह उठकर खेत जाता, लेकिन ठंड से उसके हाथ सुन हो जाते। गोविंद और राधा को स्कूल भेजना भी मुश्किल हो रहा था। राधा कहती, माँ, ठंड लगती है, स्कूल मत भेजो आज। ठीक है बेटी, आज तुम घर पर ही रहो। वैसे भी आज बहुत ठंड पड़ रही है। इसी गांव में एक बुजुर्ग विधवा मायाबाई रहती थी। वो अकेली थी, कोई संतान नहीं, कोई सहारा नहीं। मायाबाई की उम्र 70 के करीब थी, लेकिन ठंड में उसका शरीर और भी कमजोर हो जाता था। उसके पति की मौत कई साल पहले हो गई थी और बेटा शहर चला गया था, कभी लौटा ही नहीं। मायाबाई गांव में घूम घूम कर लकड़ी और गोबर इकट्ठा करती और उससे उपले बनाकर बेचती थी। उसी से उसका गुजारा चलता था। उसके घर के नाम पर एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां दीवारें मिट्टी की थी और छत पर घास पड़ी थी। झोपड़ी के अंदर एक पुरानी चारपाई, कुछ बर्तन और एक छोटा चूल्हा, बस यही उसकी दुनिया थी। एक दिन मायाबाई सुबह उठी। ठंड से उसके जोड़ दर्द कर रहे थे। हाय राम, आज तो ठंड हड्डियां जमा रही है। इतनी सर्दी में काम कैसे करूं? लेकिन ना करूं तो भूखी मर जाऊंगी। वह कांपते हाथों से अपनी पुरानी साड़ी लपेटी और गांव की ओर निकल पड़ी। रास्ते में हवा की ठंडी लहरें उसके शरीर को चीरती जा रही थीं। गांव पहुंचकर वह आवाज लगाने लगी, उपले ले लो, मेरे बनाए उपले, एक में पूरा खाना बन जाएगा। ले लो रे, उपले ले लो। लेकिन ठंड इतनी थी कि लोग घरों से निकल ही नहीं रहे थे। कुछ लोग खिड़कियों से झांकते, लेकिन कोई खरीदने नहीं आता। मायाबाई निराश होकर सोचने लगी, आज तो कोई खरीदने नहीं आया। ठंड भी बहुत है, लगता है खाली हाथ लौटना पड़ेगा। लेकिन घर में तो खाने को कुछ भी नहीं। उपले बिके तो कुछ पैसे आए, वरना खाना कहाँ से आए। पिछले हफ्ते भी 2 दिन भूखी रही हूँ। वह एक घर के बाहर रुकी और फिर आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं। तभी एक युवक ने पुकारा, अरे अम्मा, जरा रुक, मुझे भी कुछ उपले दे दे। हाँ बेटा, ले ले, बाहर बहुत ठंड है। जल्दी बता कितने चाहिए। अम्मा, पैसे तो अभी नहीं है, कल दे दूंगा, घर में छुट्टे नहीं है। बेटा, पैसों की जरूरत है, कुछ भी दे दे, भले ही थोड़ा सा आटा या चावल। ठीक है, मेरे पास ये थोड़ा सा गेहूं है, इसे रख लो। युवक ने कहा और गेहूं का छोटा सा थैला थमा दिया। चलो, आज इसी से काम चल जाएगा। मायाबाई ने गेहूं लिया और घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में ठंडी हवाएं और तेज हो गईं। हाय राम, ये सर्दी तो जान ले लेगी। बस किसी तरह घर पहुंच जाऊं तो रजाई ओढ़कर चूल्हे के पास बैठूंगी। बुढ़ापे में ये ठंड अब सहन नहीं होती। वह कांपते कदमों से आगे बढ़ी। मायाबाई किसी तरह घर पहुंची। झोपड़ी का दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा अंदर घुस आई। वह चूल्हे के पास बैठ गई। राम जी, थोड़ी राहत तो मिली। आज तो ऐसा लग रहा था कि प्राण ही निकल जाएंगे। अब ये गेहूं पीसकर रोटी बनाऊंगी, लेकिन हाथ काम नहीं करते। वह चूल्हा जलाने लगी, लेकिन लकड़ियां गीली थीं। धुआं उठा, आंखें जलने लगीं। फिर भी उसने रोटी बनाई और खाई। रात में वह चारपाई पर लेटी, उसके शरीर में सुइयों की तरह चुभ रही थी।